गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग। और आज ये पहला वीडियो है सेशन 2026 का फॉर क्लास 11th। यहाँ से बच्चों शुरू करते हैं। आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज वीडियो 1 और चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ठीक है, चैप्टर का तो नाम यूनिट्स एंड डायमेंशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं बच्चों साइंस पढ़ने के लिए। साइंस पढ़ने के लिए ना, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज साइंस। बहुत ही बेसिक सा व्हाट इज साइंस। पढ़ाएंगे तो हम फिजिक्स, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जब साइंस पढ़ने के लिए जमा हुए हैं तो जानना होगा ना कि सर साइंस क्या है। और साइंस कोई नई बात नहीं है, आप लोग पढ़ के आए हैं बच्चों। जूनियर सेक्शन में 10th तक तो साइंस पढ़े हैं। तो बताइए ना व्हाट इज साइंस। चलिए देखा जाए साइंस क्या है। तो कहता है द वर्ड साइंस comes from a लैटिन वर्ब जिसका नाम है साइंटिया। साइंस जो है साइंटिया नामक एक लैटिन वर्ब है, उससे इस साइंस को लिया गया। सर ठीक है, साइंटिया से लिया गया, लेकिन साइंटिया का मतलब क्या है? तो द मीनिंग ऑफ साइंटिया इज नॉलेज। नॉलेज यानी दैट इज नोइंग और टू नो जानना। नॉलेज ज्ञान, जानना। किस चीज को जानना भाई? हाँ, साइंटिया का मीनिंग क्या हुआ? जानना। नॉलेज जानना, ज्ञान। किस चीज को जानना, किस चीज का ज्ञान? तो दैट इज टू नो अबाउट द नेचर। प्रकृति के बारे में जानना, अबाउट द नेचर के बारे में जानना ही साइंस है। यानी कि हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। ये एक्चुअल मतलब हुआ साइंस का।
साइंस जो है साइंटिया नामक वर्ड से लिया गया है और इस साइंटिया का मीनिंग है, मीनिंग ऑफ साइंटिया इज नॉलेज, ज्ञान, जानना। क्या जानना? टू नो अबाउट द नेचर, प्रकृति के बारे में जानना, नेचर के बारे में जानना। क्या समझ में आया बात? बहुत हार्ड तो नहीं है। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं साइंस का अगर एक्चुअल मीनिंग पूछा जाए देन वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति को, नेचर को जानना, समझना, नेचर के चीज़ों को जानना, नेचर के घटनाओं को जानना ही एक्चुअल साइंस है। आई बात समझ में? तो ये है साइंस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो नेचर को जानना जब विज्ञान है तो आपको पता है कि इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, बताइए। नोट कर लेंगे, है ना, पॉज करके नोट कर भी करते जाएंगे, ढंग का नोट्स बनाते जाइएगा। बताइए इस प्रकृति में, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कितने हिस्सों में बांटा गया? तो सर 2 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सर? सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जब नेचर को पढ़ना साइंस है यानी कि साइंस को भी बांटा गया होगा। हाँ, जब नेचर को 2 हिस्सों में बांटा गया तो साइंस को भी, लेकिन साइंस को 3 हिस्सों में बांटा गया। कैसे कैसे बांटा गया जानते हैं? क्योंकि नेचर को पढ़ना साइंस है और नेचर में जो भी चीज़ें मिलती हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको 2 ही क्लास में क्लासीफाई किया गया है, 2 ही क्लास में पार्ट में बांटा गया है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन साइंस को ना 3 हिस्सों में बांट दिया गया। साइंस जो है कौन कौन सर? तो पहला हिस्सा बायोलॉजी, दूसरा हिस्सा क्या है सर? केमिस्ट्री, और तीसरा हिस्सा जो है जिसको हम पढ़ाएंगे दैट इज फिजिक्स। सर ये बंटवारा किस आधार पर किया गया? हाँ, ये अच्छी बात है। तो जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं के आधार पर। जब नेचर को पढ़ना साइंस है और नेचर में जितनी भी चीज़ें मिली उनको 2 हिस्सों में बांटा गया, सजीव और निर्जीव। इसी आधार पर साइंस को भी बांटा गया। आप गौर कीजिए ना, आप जो अभी तक 10th क्लास तक आप जो पढ़ते आए हुए हैं, क्या पढ़ते आए हैं? बायोलॉजी में क्या पढ़ते आए? पेड़ पौधा, जीव जंतु, यही ना। यानी कि आप गौर कीजिए तो बायोलॉजी में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये जो बायोलॉजी है ये साइंस का क्या है, कौन सा ब्रांच है? हिस्सा ही तो है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम लिख सकते हैं बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of, किसका स्टडी भाई? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन नेचर। नेचर में जितनी भी सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं उनका जो अध्ययन है, जहाँ करेंगे, सजीव वस्तुओं के बारे में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में जहाँ पढ़ेंगे, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड, लिविंग थिंग्स इन नेचर इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो सर ये फिर केमिस्ट्री क्या है? तो आप गौर कीजिए केमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं आज तक? हैं? केमिस्ट्री में क्या पढ़ते आए हैं? ध्यान दीजिए, बताइए।
अरे केमिस्ट्री में क्या पढ़े हम लोग? निर्जीव वस्तुओं के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या? मिनरल्स, ओर्स, केमिकल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, क्या उनमें भी जान है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, एयर, वाटर, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of non living things in nature is called chemistry। साइंस का वह ब्रांच जो नेचर के नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन कराएगा, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन कराएगा, साइंस के उस ब्रांच को क्या कहा गया? केमिस्ट्री। अच्छा सर, अभी तो आप बोले कि नेचर में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सर लिविंग थिंग्स तो ले लिया बायोलॉजी, नॉन लिविंग थिंग्स ले लिया केमिस्ट्री, है? संपत्ति का बंटवारा में आधा संपत्ति ले लिया बायोलॉजी, आधा संपत्ति ले लिया आपका केमिस्ट्री। सर फिजिक्स के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर आप क्या पढ़ाइएगा सर? फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आप कह रहे हैं कि नेचर में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ भाई, यही दो तरह की चीज़ें हैं ना। पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, मिनरल्स है, मिट्टी है, चट्टान है, पत्थर है, पानी है, हवा है। अरे दो ही तरह का तो है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स ले लिया बायोलॉजी और नॉन लिविंग थिंग्स ले लिया केमिस्ट्री, और फिजिक्स को सौतेला व्यवहार करके छोड़ दिया कि चलो तुम साइड हो जाओ। क्या ऐसा ही लग रहा है ना? ऐसा ही तो लग रहा है सर। हाँ, ऐसा ही लग भी रहा है और ऐसा ही है भी। अब यहाँ पर फिजिक्स को जब संपत्ति का हिस्सा नहीं मिला, ये अपने दम पर नेचर में अब ये अपना पहचान बनाना शुरू किया। कैसे भाई? ये किस आधार पर सर फिजिक्स को बांटा गया? तो अब नेचर में ना घटनाएं घटने लगी। हवा चला तो छत उलट गया, इंसान ऊपर जाने लगा, ऊंचाई पर गया तो नाक से ब्लड आने लगा, टायर में हवा भरते भरते टायर फट गया। ये कुछ घटनाएं। तो इन घटनाओं को ना तो बायोलॉजी ने एक्सप्लेन किया और ना ही केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया। तो घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया ब्रांच बनाया गया। भाई चीजों को बताना है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा। फिजिक्स कभी नेचर के वस्तुओं को नहीं बताता है कि लोहा कैसे बनता है। चीजों को बताना, चीजों को बनाना केमिस्ट्री और बायोलॉजी का काम है। लिविंग थिंग्स के बारे में बताना बायोलॉजी का काम है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना केमिस्ट्री का काम है। लेकिन सर बुलेट तो बना है लोहा से, लेकिन बुलेट से जब बुलेट को बंदूक से फायर करेंगे तब जो घटना घटेगी, क्यों घटेगा, उस घटना को एक्सप्लेन करेगा फिजिक्स। इतना बड़ा लोहा, इतना बड़ा बुलेट, इतना बड़ा लोहा से मारे आपको कुछ नहीं होगा, कैच कर लीजिएगा। लेकिन उसी बुलेट को जब हम पिस्टल में, बंदूक में लोड करके फायर करेंगे तब क्या होगा, उसको कैच कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। एक घटना घट जाएगा।
तो सर अब इस घटना को ऐसा क्यों हुआ, इस घटना को एक्सप्लेन कौन करेगा? तो फिजिक्स करेगा। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स चीज़ों के बारे में तो नहीं बताएगा, लेकिन नेचर में जो भी घटना घटेगा, घटनाओं को एक्सप्लेन। टायर में हवा भरते भरते टायर फट गया, क्यों सर, ऐसा क्या हुआ कि टायर फट गया? पहाड़ पर चढ़ रहे थे, ऊंचाई पर चढ़ते 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 नाक से ब्लड आने लगा, क्यों सर, ऐसा क्या हुआ ऊपर में कि नाक से ब्लड आने लगा? देखते हैं ना, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक स्पेशल तरह का सूट पहना जाता है, क्यों? तो कुछ तो होता होगा। तो इनको कौन एक्सप्लेन किया? कोई भी घटनाओं को एक्सप्लेन किया फिजिक्स ने। यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि फिजिक्स क्या है। अब समझ में आया कुछ? सौतेला नहीं, लेकिन इसके ऊपर बड़ा जिम्मेवारी सौंपा गया। बोला ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है, चीज़ों के बारे में हम लोग बता देंगे, चलो ना तुम बड़ा बड़ा काम करो, घटनाओं को तुम एक्सप्लेन करो। सौतेला नहीं किया गया, इसको जिम्मेवारी दिया गया, और इसका जिम्मेवारी ज़्यादा है नेचर को एक्सप्लेन करने में। तो फिजिक्स क्या है? द branch of science which deals about the study of natural phenomena and their laws is called फिजिक्स। ये है आपका फिजिक्स। कुछ आई बात समझ में? चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, अब इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ तक जान लें कि हमने बताया कि साइंस क्या है। साइंस क्या है भाई? तो साइंस, सर साइंस वर्ड जो है एक लैटिन वर्ब साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या टू नो, जानना। क्या जानना? तो नेचर के बारे में जानना, स्टडी अबाउट नेचर। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। अब जैसा कि हम जान रहे हैं सर, नेचर में अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, तो सबको एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए साइंस को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। हालांकि नेचर में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, सजीव और निर्जीव। तो सजीवों को पढ़ाने के लिए, सजीवों को जानने के लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया बायोलॉजी। और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ाने के लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, जिसको नाम दिया केमिस्ट्री। लेकिन सर फिर घटनाएं तो बच गई, नेचर में बहुत सारी घटनाएं भी तो घटती हैं, तो घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रांच बनाया गया, जिसको नाम दिया गया फिजिक्स। यानी कि अगर हमको नेचर के वस्तुओं को जानना है, तो वस्तुओं को जानने के लिए हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी जानना होगा। लेकिन अगर नेचर के नियमों को जानना है, नेचर के घटनाओं को जानना है, तो हमको जानना होगा क्या? फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड देयर लॉज। प्रकृति में घटने वाली घटनाएं और उनके नियमों को हम जहां पढ़ेंगे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखा जाए, अब हम लोग अब शुरू करते हैं फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स तो आपको बता दिए कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां।
क्या है सर ये फिजिकल क्वांटिटीज? किसको कह रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज? बहुत ही सिंपल, वैसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं। जैसे अभी हम बताए कि किसी घटना को एक्सप्लेन करना है, कुकर में ये टायर में हवा भर रहे थे, फट गया। क्यों फट गया सर? प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो प्रेशर ज़्यादा या कम कैसे पता चलेगा? मापेंगे तब ना। तो जब प्रेशर को माप सकते हैं कि ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, देन प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो वो दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly are called physical quantities। वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हो? माप सकते हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे भाई एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, वेलोसिटी, etc, वर्क, एनर्जी, पावर, जिसको भी हम क्या कर सकें? माप सकें, मेजर कर सकें। ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कितना सिंपल सा बात है। हाँ, ओके। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। जैसे एरिया मापना है, तो जैसे इस रूम का लंबाई, जहाँ आप जिस रूम में खड़े उसका लंबाई मापना है, तो लंबाई कैसे मापेंगे? उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? तो सर मीटर स्केल निकालेंगे, नाप लेंगे। तो ये मीटर स्केल से नापे तो डायरेक्टली ना, लेकिन क्या एरिया निकालेंगे? एरिया कैसे मापेंगे? तो एरिया के लिए मीटर स्केल से नहीं मेजर, हाँ मीटर स्केल से लंबाई मेजर होगा, लंबाई मेजर होगा, चौड़ाई मेजर होगा, उसके बाद एरिया निकलेगा L इंटू बी। उसके बाद एरिया निकलेगा कैसे? L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको एरिया को हम लोग क्या किए? मेजर किए, कैलकुलेट किए। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जब किसी इंस्ट्रूमेंट से किए डायरेक्ट मीटर स्केल, बॉडी का टेम्परेचर निकाला, थर्मोमीटर लगाए, मेजर हो गया। ओके, तो चाहे डायरेक्ट मेजर करे या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजर करना यानी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से मेजर करना, इनडायरेक्ट मेजर करना यानी कि फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना। तो चाहे वो डायरेक्ट मेजर हो रहा हो या इनडायरेक्ट मेजर हो रहा हो, लेकिन अगर वो मेजर हो रहा है देन इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर वो मेजर हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ओके, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कितने तरह का? देयर आर टू टाइप्स। There are two types of physical quantities। कौन कौन सर? तो पहला फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यानी मूलभूत,
और डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न। ठीक है, हिंदी नहीं जानिए वही अच्छा है। मूलभूत, मूलभूत फंडामेंटल, और डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न होता है। डिराइव्ड यानी क्या? आश्रित बोल सकते हैं, व्युत्पन्न। अब ये है क्या सर? तो पहला को हम लोग जानेंगे, फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसको कहा जाता है क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आए बात समझ में? those quantities which do not depend on any other physical quantities are called fundamental physical quantities। जैसे एग्जाम्पल नहीं, इसको लिखते हैं, यानी वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए तो कि नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या? जैसे अभी हम क्या कहें कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर निकालना है। मान लिया बुखार लगा है, हमको टेम्परेचर निकालना है। हम बोले टेम्परेचर निकालिए जी। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर पहले आप दौड़ के आइए, आपका स्पीड चेक करेंगे तब टेम्परेचर निकलेगा। क्या? नहीं ना? हैं? स्पीड चेक करेंगे तब टेम्परेचर निकलेगा क्या? चलिए, तो क्या बोल रहे थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो हम क्या बोले कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर निकालना है तो क्या कहेंगे कि सर दौड़ के आपका स्पीड चेक करेंगे तब टेम्परेचर निकलेगा। नहीं ना, टेम्परेचर को स्पीड से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर को स्पीड से मतलब है क्या? टेम्परेचर निकालना क्या करेंगे? थर्मोमीटर लगाएंगे, चेक हो जाएगा। तो टेम्परेचर स्पीड पर डिपेंड कर रहा है कि सर नहीं, आपको पहले हाइट मापना पड़ेगा तब टेम्परेचर निकलेगा। नहीं ना, ना हाइट, ना वेट, ना स्पीड, कुछ नहीं। थर्मोमीटर लगाएंगे, चेक हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक उसी तरह से अगर रूम का लंबाई नापना हो तो क्या कहिएगा? सर पहले ऊंचाई निकालेंगे। नहीं ना, डायरेक्ट मीटर स्केल निकालेंगे, लंबाई निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर रूम का एरिया निकालना हो तो बाबू, अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सर एरिया के लिए पहले लंबाई निकालना होगा, फिर चौड़ाई निकालना होगा। यानी कि एरिया लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन लेंथ भी डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उनको नाम दिया गया क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, भाई जो डिपेंड नहीं करता है किस पर? ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फंडामेंटल कहलाएगा।
और देर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। टोटल कितने? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो सर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारा है, फंडामेंटल कितने हैं? तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन है सर? तो पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, छठा है लुमिनस, इंटेंसिटी, और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके अलावे जो भी है ऑल आर डिराइव्ड। आई बात समझ में? चलिए उसको भी जान ले, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, पॉज करके सारा एकदम नोट करते जाइए ढंग से, और एक एक बात समझते जाइए। यहां से आपका फिजिक्स से चार्ट है। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहे? तो सर वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का? तो सर 2 तरह का। कौन कौन? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल किसको कह रहे हैं? तो सर वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। कितने हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा कौन सा है सर? डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे सर? इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न या आश्रित। व्युत्पन्न जो दूसरे से उत्पन्न होता है, जो दूसरे से उत्पन्न होगा यानी कि वो दूसरा पर आश्रित है ना जी, उससे उत्पन्न होगा, अपना कुछ अपना से ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया डिराइव्ड, यानी कि जो दूसरे पर, किस पर? फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which depend on the fundamental physical quantities। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या कहें कि वेलोसिटी जो होता है, या एरिया लेके चले, एरिया इज इक्वल टू
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हियर एरिया जो है डिपेंड कर रहा है, एरिया डिपेंड्स ऑन किस पर, लेंथ एंड ब्रेथ। तो जब एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और ब्रेथ पर, तो फिर एरिया क्या हो गया, फंडामेंटल की डेराइव्ड। तो सर जो डिपेंड करता है वो फंडामेंटल नहीं होता है, जो डिपेंड करता है वो डिराइव्ड कहलाता है। यानी कि सो एरिया इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो एरिया क्या हो गया सर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों हो गया डिराइव्ड, समझ में आ रहा है, क्योंकि सर ये दूसरे पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके, अब यहां से हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नोट करके। क्या जानेंगे सर नोट करके? क्या बताइए? सर हम लोग जानते तो ऑनलाइन क्लास करते, आपसे पढ़ते, जानते नहीं, किस चीज़ से नहीं पढ़ते, आपसे क्या, जानने के बाद पढ़ा जाता है, तो जानते ही है। चलिए देखा जाए क्या है सर, नोट में क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका, हमने कहा लेंथ को लिखिए, हमारे रूम के लंबाई को मापिए और लिखिए। आपने मेजर किया सर, लिख दिया लेंथ बराबर 20। बट व्हाट इज 20? 20 क्या, 20 मीटर कि 20 हाथ कि 20 फुट, क्या सर 20? ठीक है, आपने मेजर किया तो एक वैल्यू मिला 20, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 मिला सर। क्या 20 मिला, 20 क्या मिला, मीटर मिला कि हाथ से नापे तो हाथ मिला, कि फुट से नापे तो फुट मिला, डंटा से नाप दिए तो 20 डंटा भी हो सकता है। क्या मिला, लंबाई। तो ऐसे अगर हम लंबाई 20 लिखे तो हम ये तरीका जो है लेंथ लिखने का तरीका, 20 इज ए नंबर, इससे नहीं पता चल रहा है कितना 20 क्या है, 20 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हाथ, डंटा, क्या 20। तो इसलिए सिर्फ नंबर लिख देना फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सर फिर फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। generally a physical quantity, generally a physical quantity is written as x is equal to nu, where x is the physical quantity n is the numerical value, या उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड भी कहेंगे, मान, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज यू सर, तो यू क्या है, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम तो अभी समझाए नहीं है, खाली लिखे हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम तो आपको बोले कि लंबाई लिखने के लिए सिर्फ 20 नहीं, मीटर। लंबाई लिखने के लिए 20 मीटर। बाजार जाते हैं आलू खरीदने, क्या कहते हैं दुकानदार को कि 2 आलू दीजिए, 3 आलू दीजिए। क्या भाई, क्या 2 क्या 3? 2 kg, 3 kg,
या 300 ग्राम, 400 ग्राम। यानी कि अगर मास लिखना हो तो 2 kg बोलना पड़ेगा। कपड़ा खरीदने गए, हम क्या बोले दुकानदार को कि क्या 2 कपड़ा दीजिए, 1 कपड़ा दीजिए, हैं 1 मीटर कपड़ा दीजिए। मीटर लंबाई मेजर करना है ना, कपड़ा कैसे लेंगे लंबाई से, तो क्या कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दीजिए। मीटर ना तो तो यही मीटर या केजी जिस चीज से वो मेजर करके देगा, तो 20 के साथ साथ मीटर लिखना होगा, 2 के साथ साथ केजी लिखना होगा। तो यही है एन और ये है यू। यू यानी ये मीटर क्या है, यूनिट है। केजी क्या है, यूनिट है। अब आया मतलब समझ में? अरे समझ में कैसे नहीं आएगा भाई, हैं बताइए। तो किसी वही चीज यहां बता रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए सिर्फ एन नहीं यू भी चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया? तो एक फिजिकल क्वांटिटी को जनरली कैसे लिखा जाएगा, एन इंटू यू में, जहां एन वो कितना 2 की 4 की 10 की 20 और यू जिस चीज से आप मांग रहे हैं। मेजर करने का जो तरीका, फिजिकल क्वांटिटी यानी जिसको मेजर किया जा सके, तो भाई मेजर करने का कोई ना कोई तरीका होगा ना। अब बाजार जाएंगे तो क्या ऐसे ही आलू उठा के चल दीजिएगा कि मेजर करके लीजिएगा, माप के लीजिएगा? कैसे माप के देगा, केजी से। केजी से तो केजी इज द यूनिट। केजी क्या हुआ, मापने का तरीका हुआ ना। 2 केजी आलू दीजिए, यानी कि केजी से माप करके 2 केजी आलू दीजिए। तो केजी क्या है, मापने का तरीका। कपड़ा खरीदने गए, कैसे सर मीटर से नाप के दीजिए, 2 मीटर दीजिए, तो मीटर से नाप के दे रहा है, तो मीटर क्या हुआ, तरीका, लंबाई मापने का तरीका। एंड इट इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए एन भी चाहिए, यू भी चाहिए। एन यानी मेजर करने के बाद कितना, 2 की 4 की 6 न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू मेजर करने का तरीका, जिस तरीके से आपने मेजर करके लिया हुआ है, या जिस तरीके से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया, इट इज यूनिट। आई बात समझ में? तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का और उसको कैसे लिखा जाएगा। चलिए 2 मिनट में एक बार हम लोग रिपीट कर लें टॉपिक को। अभी तक हम लोगों ने जाना फिजिकल क्वांटिटी किसको कहे, तो सर वैसा क्वांटिटी जिसे क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का, तो सर 2 तरह का। कौन कौन, फंडामेंटल और डिराइव्ड। कौन कौन, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल किसको कहे, वैसा क्वांटिटी सर जिसको जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, वैसे क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा आर कॉल्ड क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड किसको कहे, अच्छा डिराइव्ड से पहले टोटल कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। साथ ही ना है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आते हैं डिराइव्ड में। डिराइव्ड किसको कहे, तो सर वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड, जो दूसरे पर डिपेंड करेगा, किस पर, फंडामेंटल पर। सर वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल में हमने दिया, एग्जांपल में क्या दिया, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। यानी कि एरिया बिना लंबाई का निकलेगा नहीं, निकलेगा। यानी एरिया डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर। तो जब एरिया डिपेंड किया लेंथ पर, देन एरिया इज ए क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब एक जरूरी बात था, फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का क्या तरीका है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जनरली रिटेन एज एन यू के टर्म में। जब भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होगा तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। यू यहाँ क्या है, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होगा ही होगा, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं हम क्या कहें कि 2 कपड़ा दीजिए,
अभी कितना 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 देर में दौड़े जी? तो 2, क्या 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटा। यहाँ से हम कोरा चौक दौड़े या जहाँ भी दौड़े तो कितना टाइम लगा? तो सर 2 क्या 2 मिनट लगा, 2 सेकेंड लगा, 2 घंटा लगा, क्या लगा? 2 कहने से न तो टाइम का पता चलेगा, 2 कहने से न तो मास का पता चलेगा, 2 कहने से ना लेंथ का पता चलेगा। तो इसीलिए अगर हम 2 सेकेंड कहते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना समय लगा, 2 सेकेंड, यानी कि उस समय को मेजर किए कैसे? सेकेंड से। 2 मीटर यानी कि उस लेंथ को मेजर किए कैसे? मीटर से। 2 केजी यानी उस वजन को कैसे मेजर किए? मास को कैसे मेजर किए? केजी से। तो फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी चाहिए। यानी अब तो सर यूनिट तो चाहिए, ठीक है, लेकिन सर ये यूनिट है क्या? तो अभी तो बताए। यहाँ से अब टॉपिक आपका शुरू होता है, क्या? जो लेसन का नाम है, चलिए यहाँ तक लिखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाता है टॉपिक आपका यूनिट। है ना? तो चलिए अब इस यूनिट को, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बच्चों, शॉर्ट वीडियो करके देखिए। 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, इतना ही वीडियो बनाते हैं। लंबा वीडियो आपको बोर करेगा या हो सकता है आपको नींद आ जाए। ओके, इसलिए हम लोग छोटा वीडियो बनाएंगे और देखते जाइए। यानी कि ये जो यूनिट है अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए, इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो जाएगा और तब तक इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। बेसिक वीडियो है, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे कैसे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।